मोस्ट वेलकम। और आज के सेशन के अंदर अपन देखेंगे कि जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। उसके अंदर डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर बोलो या फिर इसको राइबोज शुगर अपन बोलते हैं। इसके साथ में नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस अगेन टू टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं प्यूरिन्स और कुछ होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दो टाइप्स के होते हैं। प्यूरिन के अंदर एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है यहाँ पर ग्वानिन। और पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन मिलेगा, थायमिन मिलेगा और उसके साथ में यूरेसिन मिलेगा। फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का अपन फॉर्मूला लिखते हैं H3PO4। H3PO4 ये सारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मिलकर के किस टाइप से एक पूरे डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी के बिहाफ पे अपन आज की क्लास को प्रोग्रेस और कंटिन्यू करेंगे। चलो तो आप लोग भी यहाँ पर हेडिंग लगा लो और हेडिंग के अंदर नोट करो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन न्यूक्लिक एसिड। अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट हेडिंग के अंदर नोट करो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, अरेंजमेंट ऑफ constituents in nucleic acid, in nucleic acid, in nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट किस टाइप में होता है उसके बिहाफ पे अपन बात करेंगे। देखिए न्यूक्लिक एसिड का जो अरेंजमेंट है इसके अंदर मेन फंक्शनिंग अगर देखें तो इसमें दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं। एक होता है इसके अंदर न्यूक्लियो, एक होता है इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड और दूसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना क्या क्या चीजें रहती है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और उसके साथ में न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और दोनों के ऊपर, दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट चीज है अपने पास में न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है अपने पास में न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड की जो स्ट्रक्चर रहती है, इस न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये जो न्यूक्लियोसाइड अपन ने लिखा है न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक तो यहाँ पर राइबोज शुगर रहेगा, राइबोज शुगर। और इस राइबोज शुगर के साथ में जाकर के नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाता है, नाइट्रोजन बेस। इसके साथ में नाइट्रोजन बेस, ये जब दोनों कॉम्प्लेक्स आकर के आपस में जुड़ते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको न्यूक्लियोसाइड के नाम से बोलते हैं। बट ये न्यूक्लियोसाइड जाकर के आगे जब फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाता है, यही न्यूक्लियोसाइड आगे जाकर के जब जुड़ जाता है इसके साथ में जब फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फोरिक ग्रुप जब इसमें आकर के ऐड हो जाता है तो जाकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, तो जाकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर के अंदर अपन लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फिर H3PO4, ये जब दोनों आकर के यहाँ पर कंबाइंड हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या रहने वाला है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर साइड प्लस फॉस्फोरिक ग्रुप रहेगा, तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड दोनों ग्रुप एक साथ पाए जाते हैं। देखिए अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे बात कर रहे थे। न्यूक्लिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट यहाँ पर दो पार्टिकल्स पे रहता है, एक रहता है न्यूक्लियोसाइड पे और दूसरा रहता है न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोसाइड की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर रहती है। न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट में वहां पे राइबोज शुगर रहेगा और राइबोज शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर प्लस उसके साथ में नाइट्रोजन बेस, दोनों स्ट्रक्चर जब आपस में कंबाइंड होती है तब उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। लेकिन इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जब फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाता है
तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बायोपॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, इस टाइप से जुड़ करके बहुत लंबी लंबी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और जिसे अपन कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए होता क्या है, तो इसको अपन लिखते हैं दैट इज अ बायोपॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बायोपॉलीमर होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, सभी चीजों पे बात करेंगे। तो एक तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलती है, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर मिलती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के बाद में दूसरा मिलता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और थर्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलती है जिसको अपन लिखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और इन स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर देखें तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है उसमें नाइट्रोजन बेस मिलेगा, और नाइट्रोजन बेस के साथ में यहाँ पर शुगर जुड़ जाता है, शुगर मीन राइबो शुगर। एंड इन न्यूक्लियोटाइड देयर आर न्यूक्लियोसाइड combined with phosphoric acid H3PO4, then it will form DNA is a nucleoprotein or nucleic acid. That is a nucleic acid, not to nucleoprotein. Nucleoprotein is not to appropriate word for to this. Okay, and polynucleotide is a biopolymer, biopolymer of nucleotide, biopolymer of nucleotide, biopolymer of nucleotide is also known as a polynucleotide. Okay, that is three fundamental constituent particle is also found in nucleic acid. And now so we discuss on first nucleoside. What is a nucleoside? Then next heading nucleoside. ओके, नोट डाउन कर लो इसको, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर पहले तो इसकी लैंग्वेज लिख लो आप लोग। लैंग्वेज के अंदर लिखो यूनिट फॉर्म्ड बाय अ यूनिट, एक छोटी सी यूनिट, अ यूनिट इज formed, a unit formed by a attachment, of a nitrogen base, with ribose sugar, is also known as a nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर यहाँ पर दो स्ट्रक्चर रहती है, एक तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस रहेगा, और इस नाइट्रोजन बेस के साथ साथ में यहाँ पर राइबोस शुगर रहेगा। तो नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर दोनों जाकर के यहाँ जब जुड़ती है तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ये तो ओनली एक डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जब जुड़ते हैं तो प्यूरिन, पिरिमिडिन कुछ भी आकर के नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर पर जुड़ जाते, और जुड़ते हैं वो कार्बन नंबर 1 के साथ में जुड़ जाते हैं। कार्बन नंबर 1 राइबोस शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर कैसे न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर होती है। तो न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर कैसे कैसे और किस किस फॉर्म में बनती है। न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर राइबोस शुगर रहेगा पहले, राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस रहेगा, नाइट्रोजन बेस। दोनों स्ट्रक्चर आकर के आपस में जुड़ती है। स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर कैसे कैसे किस फॉर्म में रहती है। तो सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पर पेंटोज शुगर को अपन ड्रॉ कर लेते हैं, पेंटोज शुगर, और ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ऊपर की तरफ कार्बन नंबर 5 रह जाएगा। और इस पर ग्रुपिंग को भी दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रुप रहेगा, इस फर्स्ट ग्रुप के साथ में अगर देखें तो यहाँ पर OH ग्रुप, इधर की तरफ H ग्रुप, फिर यहाँ पर H ग्रुप, इधर OH ग्रुप, इधर की तरफ H ग्रुप,
और फिर इधर की तरफ OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, और ये कार्बन नंबर 4 है, और इधर की तरफ कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे जुड़ेगा CH2OH ग्रुप। अब नेक्स्ट जो इसमें नाइट्रोजन बेस आएगा, वो नाइट्रोजन बेस यहाँ से रिएक्शन जब भी करेगा तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ से OH और अगले वाले का H यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से डायरेक्ट आकर के अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो गया। नाइट्रोजन बेस की भी स्ट्रक्चर अपन दिखा सकते हैं, वो या तो प्यूरिन जुड़ेगा और या फिर पिरिमिडिन जुड़ेगा, या तो प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन्स। ये प्यूरिन और पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर इसके साथ में जुड़ जाती है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। कोई भी एक नाइट्रोजन बेस आकर के इसके साथ में जुड़ता है और एक कमाइंड स्ट्रक्चर का यहाँ से फॉर्मेशन होता है। ओके, आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर के अंदर राइबोस शुगर रहेगा, प्लस उसके साथ में नाइट्रोजन बेस इसके साथ में जुड़ जाता है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हेलो, चलिए तो चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और अगले पेज के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। ओके, न्यूक्लियोटाइड से पहले मैं यहाँ पे कुछ और चीजें भी आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्यूरिन एक तरफ अपने पास में मिलता है प्यूरिन्स, और दूसरी तरफ मिलता है अपने पास में पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और दूसरा है अपने पास में पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स दोनों रहती है। प्यूरिन की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है इसके अंदर ग्वानिन, और इधर की तरफ तीन स्ट्रक्चर मिलती है। तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो एक साइटोसिन है, एक थायामिन है, और तीसरा यहाँ पे यूरेसिल मिलता है। देखना, जितने भी यहाँ पर प्यूरिन्स होती है, ये प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन जो है वो जाकर के हमेशा, एडेनिन की स्ट्रक्चर जितनी भी होती है, ये एडेनिन हमेशा हमेशा जाकर के बॉन्डिंग की जब बात आती है तो एडेनिन जाकर के थायामिन के साथ में और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड है दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उसके साथ में अगर साइटोसिन को देखें तो ये साइटोसिन जाकर के ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ में। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जाकर के ग्वानिन के साथ में जुड़ता है, तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ guanine. Okay, cytosine combined with guanine by a triple hydrogen bond and adenine combined with thiamine by double hydrogen bond. और जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो आरएनए की स्ट्रक्चर जब भी बनती है तो यहाँ पर थायामीन जाकर के रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के साथ में। यूरेसिल के जात में जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होने पर एडेनिन थायामीन जाकर के यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। बस ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पर इंटरचेंज रहता है, बाकी सारी की सारी सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे चलती है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, और नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर रहती है, जैसे एडिनिन तो एडिनोसिन होता है, उसी प्रकार ग्वानोसिन है, साइटिडीन है, यूरेसिल है, ये सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलती है। चलो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट कर लो, न्यूक्लियोटाइड। ये तो था न्यूक्लियोसाइड, और अगली बात अपने पास में रहेगी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे कैसे इसको शो किया जाता है। तो नेक्स्ट ये आपने नोट कर लिया होगा, और अगला नोट कर लो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लो, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में चलते हैं और न्यूक्लियोटाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड पहले ही मैंने वैसे बता रखा है, स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर बनती है, इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर फर्स्ट में तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड रहेगा, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसके अंदर H3PO4 ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा, H3PO4 ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा। अब क्या क्या होती है, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के अंदर इसके सीक्वेंस में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड, नोट करो इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड, न्यूक्लियोटाइड
is obtained by the addition of one molecule of phosphoric acid, combined with nucleoside at carbon number fifth position. ओके, तो ये सारे जुड़ जाते हैं और यहाँ पर जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग इसके अंदर बनती है और फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के अंदर न्यूक्लियोसाइड जाकर के जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ में कंबाइंड होगा, फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर H3PO4 के फॉर्म में रहेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड और उसके साथ में जाकर के न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंबाइंड विथ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ जाता है तो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इट विल फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, दोनों हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलो, इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और नेक्स्ट में इसके ऊपर और आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको, तो स्ट्रक्चर कैसे कैसे और किस फॉर्म के अंदर रहती है, तो नेक्स्ट में स्ट्रक्चर के ऊपर, तो नेक्स्ट हेडिंग आप नोट कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कैसी स्ट्रक्चर रहती है न्यूक्लियोटाइड के रेफरेंस में। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर अपन देखें तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में तो रहेगा राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर को कुछ इस टाइप में अपन ड्रॉ कर लेते हैं, राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर के अंदर ये यहाँ पर कार्बन की पोजीशन रहेगी, ये कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे अगर ग्रुप देखें तो इधर नीचे की तरफ H ग्रुप रहेगा, और फिर यहाँ पे H ग्रुप, फिर यहाँ पे OH ग्रुप, H ग्रुप, OH ग्रुप, H ग्रुप, और यहाँ पर CH2OH ग्रुप रहेगा, CH2OH। लेकिन ये जो CH2 है वो आगे जाकर के अगेन यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड के साथ में यहाँ पर कंबाइन होगा तो ये फॉस्फोरिक एसिड और फिर इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पे OH ग्रुप, इधर की तरफ भी OH ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ पे जो OH था वो O और H, और यहाँ अगले वाले का CH2OH, ये कंबाइन होकर के यहाँ से निकल गए और बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह जाता है, ऑक्सीजन, उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये बीच में ऑक्सीजन रह जाता है। इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे बॉन्डिंग देखें किस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन बेस की, और नाइट्रोजन बेस यहाँ आकर के जुड़ जाता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है, नाइट्रोजन बेस, और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहाँ पर फॉस्फोरिक ग्रुप आ गया, राइबोस शुगर आ गया, और उसके साथ में नाइट्रोजन बेस आ गया, ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर जुड़ जाती है। ओके, CH2OH के पास वाला देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो थी, इसके अंदर इधर से OH था और इधर से CH2OH था, और CH2OH में यहाँ से H2O को अपन ने एलिमिनेट किया है, H2O को एलिमिनेट किया, इसलिए यहाँ से पूरा का पूरा H2O जब एलिमिनेट हो गया माइनस H2O, तो पीछे ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन को यहाँ पर अपन ने लिख लिया। सिंपल, ये जो ऑक्सीजन है ये वाली ऑक्सीजन है, इधर वाली ऑक्सीजन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है जिसको अपन न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर? और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के रेफरेंस में थी। ओके, चलो, तो काफी सारी यहाँ पे डिस्कशन अपन ने की। पहले तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट में देखा तो न्यूक्लियोसाइड था पहले, बाद में यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आया है,
और अब अपन डिस्कशन करने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे किस किस फॉर्म में रहती है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप हेडिंग नोट कर लो, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो हेडिंग नोट करो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे फॉर्म होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, चलिए वही सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, when nucleotides, when nucleotides attach with other nucleotides, attach with other nucleotides by a phosphodiester bond, by a phosphodiester bond with carbon number, with carbon 3 and carbon 5, carbon 3 and carbon 5, then it termed as polynucleotides, polynucleotides। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर क्या है उसको मैं यहाँ पर काफी एक्सप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में लगातार इसमें बॉन्डिंग होती रहती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको भी मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर कैसे कैसे किस किस फॉर्म में रहती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में लिखा है कि व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स अटैच विद अदर न्यूक्लियोटाइड by a phosphodiester bond with carbon number 3 and carbon number 5, then it is termed as a polynucleotide। इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहने वाली है इसको अगर देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहेगी। देखना यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ में जाकर के एक तरफ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप जब जाकर के जुड़ेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इसके साथ में रहेगा और ये स्ट्रक्चर जब भी यहाँ पर जुड़ेगी तो स्ट्रक्चर जुड़ते आगे आगे जब चलेगी तो आगे जब भी स्ट्रक्चर चलेगी तो एक तरफ ये ग्रुप रहेगा, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन और नीचे की तरफ अगेन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगी। इस ऑक्सीजन के साथ में अगला जो ग्रुप आने वाला है उस ग्रुप के साथ में अगर देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 रहेगा अगले वाले का, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है और इस कार्बन नंबर 5 के साथ में जाकर के ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये यहाँ से स्ट्रक्चर के अंदर राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर, और इस राइबोस शुगर के अंदर कार्बन नंबर जो 1 है इस कार्बन नंबर 1 के साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ जाता है। ये जो अभी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये तो एक ओनली न्यूक्लियोटाइड है। अब इसका कार्बन नंबर जो 3 है ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर यहाँ पर 4 है और ये कार्बन नंबर इसका 3 है। इस कार्बन नंबर 3 के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पर फॉस्फोरस अगेन आकर के जुड़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस टाइप में अगेन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी और इसका ये कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 3 है, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ में आकर के अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आकर के ऐड हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर लंबी इस टाइप से बहुत लंबी स्ट्रक्चर चलती रहती है और उसी स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे स्ट्रक्चर जब लंबी चलती है तो जाकर के न्यूक्लिक एसिड और लास्ट में डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा तो साइड में मैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की भी डेफिनेशन नोट कर लेता हूँ क्या होता है। तो यहीं पे नोट कर लेता हूँ, तो यहीं पे अपन लिख सकते हैं कि a sequence in which phosphate
ग्रुप कॉमा फॉस्फेट ग्रुप कॉमा राइबोज sugar and nitrogen base are attached in regular form and it construct a macro biomolecule is called nucleic acid. ओके, तो ये न्यूक्लिक एसिड और इसकी डेफिनेशन थी, क्या क्या था इसके बारे में, ये सारी चीजें हैं। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बाद में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए डीएनए के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे डीएनए और दूसरी तरफ लिखेंगे आरएनए, और दोनों के बारे में लिख लेते हैं। चलो आपने इसको नोट कर लिया होगा। आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो उसके अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस रहते हैं। जैसे डीएनए की जो स्ट्रक्चर मिलती है वो डबल हेलिक्स होती है, तो आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नाइट्रोजन बेस के अंदर अगर पिरिमिडिन्स देखें तो वहां पर यूरेसिल होता है, लेकिन जब अपन डीएनए की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर पिरिमिडिन्स के फॉर्म में वहां पर थायामिन पाया जाता है। ओके, ये दोनों यहाँ पर बेसिक डिफरेंस हो जाएंगे। फिर प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडिन्स के बराबर नहीं होता है, लेकिन आरएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर प्यूरिन और पिरिमिडिन हमेशा इक्वल अमाउंट के अंदर होते हैं, जो चारकोफ के रूल को फॉलो करते हैं, उसको ओबे करते हैं। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर होती है। एडेनिन कंबाइंड विथ यूरेसिल, ये स्ट्रक्चर आरएनए के अंदर होती है, और डीएनए के अंदर जो एडेनिन है वो जाकर थायमिन के साथ में जुड़ता है। काफी सारी इसमें सारी चीजें पाई जाती है। चलो, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। और नेक्स्ट आप नोट करो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस से पहले अपन नोट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो हेडिंग आपने नोट कर ली होगी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में मिलती है अपने को। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब देखना ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से डबल हेलिक्स का यहाँ से फॉर्मेशन होता है। डबल हेलिक्स, ये यहाँ से डबल हेलिक्स के फॉर्म में इस टाइप में स्ट्रक्चर यहाँ से चलती रहेगी, और ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर से होकर के यहाँ आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर, अब इसके सामने वाली स्ट्रक्चर को देखना। सामने वाली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप में चलने वाली है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से होकर के कुछ इस टाइप में चलेगी, और ये स्ट्रक्चर इसके पीछे से होकर के या इसके नीचे से होकर के अपन यहाँ ऐसे शो कर देते हैं, और इसके ऊपर से ऐसे खींच लेते हैं या इसके नीचे से, और ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, या बार बार ड्रॉ करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल टाइप में। ये स्ट्रक्चर यूं चलती रहेगी। इस स्ट्रक्चर को आगे अपन ले जाए तो ये स्ट्रक्चर यूं चली जाएगी कुछ इस टाइप में, और उस स्ट्रक्चर को इसके नीचे से होकर के निकाल देते हैं। ये स्ट्रक्चर हेलिक्स का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है, और हेलिक्स के फॉर्मेशन के अंदर ये स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगी। ये स्ट्रक्चर अगेन यहाँ से होकर के वापस इसमें सेपरेट होकर के यहाँ चलेगी, और इस स्ट्रक्चर को भी सेपरेट करके यहाँ से ऐसे शो कर लेते हैं।
और अगेन ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे होकर के इसके पीछे से होकर के यहाँ चलेगी, ये स्ट्रक्चर भी इसके पीछे से होकर के यहाँ आ जाती, और ये स्ट्रक्चर लंबी लंबी आगे से आगे चलती रहती। और इसके अंदर बॉन्डिंग कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में होती है वो अगर देखे तो जैसे यहाँ पर एडिनिन है तो वो जाकर के डबल बॉन्ड के साथ में थायामीन से जुड़ेगा। अगर यहाँ पे अपन ग्वानिन को देखें तो ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में साइटोसिन से जुड़ेगी। अगर यहाँ पर थायमिन को देखें तो थायमिन डबल बॉन्ड के साथ में एडिनिन से जुड़ेगी। यहाँ पर अगर अपन साइटोसिन को देखें तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ग्वानिन से जुड़ेगी, और यहाँ पर ग्वानिन की स्ट्रक्चर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में थायमिन से जुड़ेगी। यहाँ पर एडिनिन जाकर के डबल बॉन्ड के साथ में थायमिन से जुड़ेगा। अगेन यहाँ पर थायमिन डबल बॉन्ड के साथ में एडिनिन से जुड़ेगा। कुछ भी कैसी भी हो स्ट्रक्चर इसमें इस टाइप की चलती रहती है। जैसे यहाँ पर अपन थायमिन को देखें डबल बॉन्ड जाकर के एडिनिन से जुड़ेगा, तो ये नाइट्रोजन बेस है। और इसके अंदर एक जो हेलिक्स कंप्लीट होता है, इस हेलिक्स को कंप्लीट होने में यहाँ जो टोटल लेंथ लगती है उसको अपन वैसे नैनोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। और इसकी जो रेडियस मिलती है वो रेडियस यहाँ पर मिलती है 10, और इसका टोटल जो डायमीटर होता है वो मिलता है 20 एंगस्ट्रम। और इसमें एक जो हेलिक्स मिलती है उस हेलिक्स की टोटल जो लेंथ होती है वो रहती है 34 एंगस्ट्रम। और दो नाइट्रोजन बेस पेयर जो है, इस दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3.4 पिकोमीटर। ओके, 3.4 पिकोमीटर। सारी की सारी अपन पिकोमीटर में नोट करें या फिर एंगस्ट्रम में नोट करें, तो इसको एंगस्ट्रम में नोट करके लिख लेते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर लेंथ रहती है एंगस्ट्रम के फॉर्म में। 20 एंगस्ट्रम है, 3.4 एंगस्ट्रम है, 34 एंगस्ट्रम है। ये इसके अंदर कुछ यहाँ पर वैल्यू रहती है, और इस वैल्यू के साथ में इन सबको यहाँ पर नोट किया जाता है। 20 है, 34 है। और आज के सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, टाइम ज्यादा अलाउ नहीं करता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।